हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे काल विभाजन और नामकरण के प्रमुख आधारों का उल्लेख करते हुए आदिकाल के नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर है नंबर 1 है इसका। काल विभाजन का आधार क्या होता है, इसको पहले देखेंगे। काल विभाजन का आधार साहित्य प्रवृत्ति होना चाहिए। नामकरण भी साहित्य प्रवृत्ति के अनुसार ही करना चाहिए। ऐसा संभव न होने की स्थिति में राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रवृत्ति को आधार बनाया जा सकता है। 3 युगों की सीमा का निर्धारण मूल प्रवृत्तियों के शुरू होने और अस्त होने पर आधारित होना चाहिए। काल विभाजन और नामकरण के लिए कभी ऐतिहासिक कालक्रम को आधार बनाया जाता है तो कभी शासक और शासन काल को आधार बनाया जाता है। कभी किसी साहित्यकार राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक या साहित्यिक प्रवृत्ति को काल विभाजन और नामकरण का आधार बनाया जाता है। आदिकाल। अब हम आदिकाल देखेंगे। हिंदी साहित्य के 11वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के समय को आदिकाल या वीरगाथा काल कहा जाता है। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा एवं शुक्ल जी के विचारों में इस काव्य में जो भी ग्रंथ प्राप्त हुए हैं उनमें वीर गाथाओं का गान करने की प्रवृत्ति अधिक रही है। आदिकाल में 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। नंबर 1 है अपभ्रंश, नंबर 2 है देशज। अपभ्रंश उस काल की आम बोलचाल की भाषा तो नहीं थी, किंतु साहित्य की रचनाओं की भाषा थी, जिसमें कवि अपनी रचना करते थे। खुसरो और विद्यापति की रचनाओं में देश भाषा के अंश मिलते हैं। विद्यापति ने मैथिली तथा अवध दोनों में रचनाएं की हैं। उनकी कीर्तिलता अवध में है। आदिकाल को चारण काल, संधिकाल, वीरगाथा काल, आधार काल एवं सिद्ध सामंत काल आदि नामों से जाना जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे चारण काल क्या है। चारण काल। जॉर्ज एलिसन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा। चारण काल पर कर्नल टॉड महोदय ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है। आदिकालीन साहित्य की रचना चारणों ने की है। राज दरबारों में चारण रहा करते थे, जो अपने अस्त्रदाताओं राजाओं की कीर्ति, उनके शौर्य पराक्रम तथा उनके उत्साह की प्रबोधपादक कविताएं लिखा करते थे। इस प्रकार के चारणों का एक वर्ग राज दरबारों में फैला हुआ था, जो कवि कर्म द्वारा अपनी जीविका चलाता था। इसलिए जॉर्ज एलिसन ने सर्वप्रथम आदिकाल के लिए चारण काल का नाम प्रयोग किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने भी चारण काल कहा। उनकी समय सीमा जो है 1000 से 1375 विक्रमी संवत। निम्न कालखंडों का नामकरण करेंगे। आदिकाल को किसने क्या कहा है देखेंगे। वीरगाथा काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत युग राहुल संकृत्यान। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। अब यहाँ देखेंगे हम सिद्ध सामंत युग जिसे राहुल संकृत्यान ने आदिकाल को कहा है। सिद्ध सामंत युग तो देखेंगे। राहुल संकृत्यान ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा में इस काल को सिद्ध सामंत युग कहा है। 8वीं शताब्दी में सरप्पा, 19वीं शताब्दी में लुइपा, विरूपा सिद्ध कवियों की रचनाएं मिलती हैं। सिद्धों ने दोहा में रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया है। नालंदा के विद्वान सराह ने तो श्रृंगार की रसपूर्ण कविताएं लिखी हैं। अधिकतर गुरु स्तुति, साधना, वैराग आदि से संबंधित रचनाएं हैं। सिद्ध सामंत काल। संधिकाल। अब संधिकाल देखेंगे इधर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। इस काल
का नाम संधिकाल रखा है उन्हीं के शब्दों में। अतः जब साहित्य के वृत्त पर जनभाषा अपनी पंखुड़ियाँ खोलना प्रारंभ करती है तो उसके ऊपर पुरातन अनुबंधों का आग्रह तो रहता ही है। जनता की मनोभावों से प्रेरित ऐसे साहित्य में प्राचीन शैली के भीतर नवीन प्रयोग की कसमसाहट दिख पड़ती है। यह कसमसाहट धीरे धीरे उभरती हुई अपने पंख खोलती है और अपने लिए साहित्य में मान्यता प्राप्त कर लेती है। अतः अपने विकास में साहित्य ऐसे स्थल पर आ जाता है जहाँ दो भाषाओं या दो शैलियों में संधि होती है और साहित्य के इस काल को संधिकाल कहना ही अधिक समीचीन है। अब डॉक्टर महानवस्थी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि संधिकाल की तो कोई स्थिति ही नहीं होती है, क्योंकि हर दो कालों के बीच संधि होती है। फिर संधिकाल से साहित्य की किसी गतिविधि का ज्ञान भी नहीं चलता। इसलिए इस काल को संधिकाल नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर महानवस्थी इसका विरोध करते हैं कि संधिकाल नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए यहाँ वीर गाथा काल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए इस काल को वीर गाथा काल कहा है। उन्होंने जिन साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर प्रवृत्तियों का निश्चय किया था उनके कुछ नाम हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयमयंक, जस चंद्रिका, जय चंद्र प्रकाश आदि रचनाएं की। प्रारंभिक काल देखेंगे कौन कहा है प्रारंभिक काल देखेंगे किसने कहा है आदिकाल को। मिश्र बंधुओं ने इस काल को प्रारंभिक काल कहा और उसे पुनः दो खंडों में बांट दिया। नंबर 1 है पूर्व प्रारंभिक काल, जिसकी समय सीमा है 700 से 1343 विक्रमी संवत। उत्तर प्रारंभिक काल 1343 से 1444 विक्रमी संवत। यह नामकरण भी सर्वथा अवैज्ञानिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पर व्यंग करते हुए लिखा है कि सारे रचना काल को आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूंद कर बांट देना, या भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वित्र संग्रह को इतिहास नहीं बना सकते, इस प्रकार इस नाम को भी उपयुक्त नहीं माना जा सकता। अब देखेंगे आदिकाल। आदिकाल का नामकरण किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर इसका नामकरण वीर गाथा काल तो किया था, फिर भी सर्वप्रथम उन्होंने ही इसका नाम आदिकाल लिखा था। आदिकाल नाम की स्वीकृति डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। उन्होंने लिखा है कि यदि पाठक भ्रामक धारणा से सावधान रह सकें तो यह नाम बुरा नहीं है। तो शब्द आधार काल देखेंगे किसने कहा है आदिकाल को आते हैं। डॉक्टर अवस्थी लिखते हैं कि इस काल में देसी भाषाओं का विकास हो रहा था, इसलिए हम इस भाषा का आदिकाल कह सकते हैं, परंतु भाव शैली, रस संदेश, छंद सभी क्षेत्रों में वह अत्यंत आढ़ एवं स्वयंपूर्ण है। हिंदी साहित्य की अगली पीढ़ी ने उसका मुक्त हृदय से उपभोग किया है। इस दृष्टि से इसे हिंदी साहित्य का आधार काल कहा जाना चाहिए।